हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। तो आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 10th 10th NCERT एनसीईआरटी मैथ मैथ एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1। 1.1। तो हमारे पास है इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। 140 के हम फैक्टर करेंगे। 2 7 14 और ये 0 आएगा, फिर 2 3 6, यहाँ पे 2 पंजे 10 आएगा। ये हो जाएगा आपका 5 7 35, 7 एकम 7। तो हम इसके फैक्टर लिखते हैं। 140 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140, जैसे कि ये दोनों संख्याएं क्या है, एक जैसी है, दो है, ये भी दो है, तो इस पर एक घात होगी, एक घात इस पर होगी, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। 2 की घात क्या हो जाएगी, 2 गुणा 5 गुणा 7। 140 के ये फैक्टर हो गया हमारा। इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 156। हम इसको करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका दो से काटेंगे हम इसको। पहले 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 13। तो हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे 156 के, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए, क्योंकि हमारे लिए अभाज्य गुणनखंड ही हर एक पार्ट के अभाज्य गुणनखंड ही निकालने थे। अब हम इसको करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट 3 8 2 5। तो देखो आप देखो, पहले तो इसको हम काट के देखते हैं 3 से अपने मन ही मन में। तो मन में काटूंगा। 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ बचेंगे 2, तो 3 7 21, क्योंकि तो 22 हो जाएगा ना। 3 7 21, और क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 लास्ट डिजिट क्या है, जो लास्ट अंक है वो हमारा क्या है, 5 है। वो कैसी है, एक विषम संख्या है, इसीलिए आप क्या करोगे, 2 से तो काट नहीं सकते, इसलिए हम 3 से काट के देखते हैं। 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, तो हम 3 से ही स्टार्ट करते हैं इसको। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 22 हो जाएगा ना। इसको लगा के इसके आगे लगाओगे ना 2 को, तो 3 7 21, और यहाँ पे 1 बचा, तो ये 5 के आगे लगाओगे तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे, फिर से 5 आ गया यहाँ पर, फिर से 5 आ गया, तो फिर करोगे क्या, 3 से काटोगे इसको, 3 चौक 12। यहाँ पे कुछ नहीं हो जाता, अब इसको काटोगे 3 से, 3 दूनी 6, फिर इसको काटोगे, यहाँ 15 हो जाएगा ना, क्योंकि एक इसमें से रह गया था, 3 पंजे। फिर काट के देखते हैं 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बजे 3 चौक 12, फिर 5 रह गया, 5 कट जाएगा 3 से, नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि 4 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जब 2 से नहीं कटेगा 5, तो 4 से भी नहीं कटेगा, है नहीं। अब 2 से कटने के लिए पीछे वाला अंक क्या होना चाहिए, हमारा सम संख्या होना चाहिए। क्या, सम संख्या है, और यहाँ पर क्या है, एक विषम संख्या है, इसीलिए हम 2 से 4 से नहीं काट सकते इसको, तो हम 5 से काटेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, बचे 2, हो गए 25, 55 25। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, और 5 सत्ते 35, और 17 एकम 17, क्योंकि 17 आपका किसी और नंबर से नहीं कटेगा, क्योंकि वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसके फैक्टर कितना हो गए, 3825 के 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, तो ये जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, 3825। अब आता है आपका फोर्थ पार्ट, इसका क्या है, चौथा चौथा पार्ट में क्या है, 5005 है ना। इसको काटोगे 2 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा जो पीछे वाला अंक है वो क्या है, एक सम संख्या नहीं है। अगर सम संख्या होता तो 2 से कट जाता, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट, 3 से काट के देख लो। 3 एकम 3, बचे 2, 3 से 18, फिर 2 बच रहे, 3 से 18, फिर 2 बच रहे, तो 25 हो गया, तो 25 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से काटते हैं डायरेक्टली। 5 एकम 5, वही कितना हो जाएगा, 0 0, 5 एकम 5। अब इसको कितने किससे काटे हम, 13 से काट लो ना। 7 से काट के देखता हूँ इसको, किससे, 7 से काटो, 7 एकम 7, बचे 3 यहाँ पर, 30 हो गए, क्या हो जाएगा, 30 हो गए, तो 30 को काटोगे 7 से, 7 चौक 28, कितने बचेंगे, 2, 2 1 के आगे लगाओगे तो 21 हो जाएगा, 7 या 21। अभी किससे काटे हम, 13 से काटो ना, 13 एकम 13, बचा 1, 13 हो गया, 13 एकम 13, सॉरी 11 से काटते हैं हम पहले से, किससे, 11 एकम 11, बचा क्या, फिर 3, ये कितना हो गया 33, तो 11 दिया 33, ऐसे ही 13 एकम 13, तो 5000
5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इसमें कोई वैसा नहीं डबल वाला जिसपे हम स्क्वायर वगैरह लगा सके, तो यही इसकी आबादी गुणनफल हो गया। अब इसको काटते हैं हम, 74 29 को हम काटते हैं किससे, 5वां क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसको काटते हैं, पहले 2 से काट के देखो, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, है ना। इन ऐसे अंकों से किसी से नहीं कटेगा जो सम होंगे। अब इसको काटेगा हम 3 से काट के देखते हैं मनी में। तो 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ से, 3 चौका 12, है ना। अब यहाँ से कितना बचा, 2 3 7 21, फिर एक बचा 19 हो गया, वो भी नहीं कटेगा, 19 3 से थोड़ा ना कट जाएगा। अब 3 से काट लिया, 4 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि लास्ट 4 से 2 से और 6 से 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, पीछे वाला एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको 4 से भी नहीं कटेंगे, तो 5 से काट सकते हो क्या, 5 से काटने के लिए या तो पीछे 0 होना चाहिए या 5 का अंक होना चाहिए, है ना, तभी तो काट सकते हो आप इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से तो काट ही नहीं सकते, 7 से काट के देखेंगे, 7 एकम 7, 9 0 7 6 42, ये भी नहीं कटेगा 7 से, है ना। अब 8 से तो कटेगा ही नहीं, 9 से काट के देखो, 9 से कट जाएगा, 9 8 72 बचे 2, और कितना हो गया 22, 9 2 18 बचे 4, हो गया 49, 49 9 से नहीं कटेगा। हम इसको 11 से काट के देखते हैं, देखो 11 6 66 बचे कितने, अरे 74 में से जो 66 गए तो कितना बचे, 8 बचे, ये हो गया 82, 82 हो गया, तो कितना हो गए 11 7 77, 5 बचे 59 हो गया, ये भी नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा। हम काटते हैं इसको 13 से, 13 पंजे 65, 13 6 78 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65। अब कितना बचेंगे, 9 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 92, 13 7 91, एक बचेगा तो ये हो जाएगा 19 कट जाएगा 13 से, नहीं कटेगा, इसलिए हम इससे भी नहीं काटेंगे। 14 से तो काट ही नहीं सकते। अब हम इसको 15 से काटेंगे, हम इसको काटेंगे डायरेक्टली 17 से, किससे 17 से, 17 चौका 68, 17 बजे 85, 17 चौका 68, तो बच्चे कितने यहाँ पर 6 बच रहे हैं ना, 6 बच रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 62। अब 17 चौका 68 51, 17 51, देखो एक सेकेंड, 17 चौका 68 बचे 6, हो गया 62, 62 को काटने के लिए हम 17 51 करें या 17 चौका 68 करें, 68 करेंगे तो 62 से ज्यादा हो गया, 17 51 करते हैं हम, तो 62 में से 51 गए तो कितना बचे 11 बचे, तो कितना हो गया, ये 119 हो गया, तो 17 छिक्का 102, 17 सत्ते हो गया काम। अब हम इसको किससे काटेंगे भाई, अब इसको काटते हैं हम 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 बचे कितने यहाँ पे 5 बचे ना, और ये क्या हो जाएगा 5 बजे, तो ये 57 हो जाएगा, और 19 दिया 57, 19 दिया 57 होता है। अब 23 से काट दो, 23 है कम 23। तो यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हो गए सारे 5 पार्ट के। तो इसके फैक्टर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, देखो फैक्टर 7429 के फैक्टर होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपके आंसर हो गए। तो हम बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारा 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 का ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों के लिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 26 और 91। तो 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही हमें निकालना है, लेकिन मैं बता दूं कि एलसीएम तो हम निकालेंगे, पर एचसीएफ निकालना हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में थोड़ा सा सीखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से, मतलब विभाजन वाले रूल से हमने एचसीएफ निकाला था। यहाँ पर हमें कौन से मेथड से निकालना है, गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम दोनों के ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम 26 के फैक्टर करते हैं, क्या 26 के हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, और हमारे पास 91 ये दोनों के हमें क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 26 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 एकम 2 2 दिया 6, ये हो जाएगा 13 एकम 13। हम इसके करेंगे 91 के, तो क्या आएगा भाई, आप पहले इसको काटोगे, 7 एकम 7 बचे 3 बच रहे ना, यहाँ पे 2 बच रहे हैं, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 7 या 21, और ये हो गया 13 एकम 13।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं 26 के फैक्टर क्या हो गए थे आपके 2 गुणा 13 और 91 के फैक्टर आपने देखे क्या है 7 गुणा 13। तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी हमारी 1.1 उसमें हमने क्या सीखा था कि हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। कौन सी रूल से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले मेथड से सीखा था। यहाँ पर हम कौन सी मेथड से निकाल रहे हैं? एचसीएफ आप निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से मैंने बताया था इस तरह से फैक्टर लिखते हैं दोनों के, और उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है या होते हैं। यहाँ पर केवल एक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा आपका 13। समझ में आ रहा है ना? दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है भाई, गुणनखंड विधि में इस तरीके से। अब आपकी बात आती है एलसीएम की। एलसीएम कैसे लिखते हैं इसका? देखो जो कॉमन होता है उसको एक बार, और बाकी का सारा बाकी सारा क्या है? एक तो 2 है और एक 7 है। तो इस तरीके से ये भी आप एलसीएम इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, आपका ये एलसीएम है। इसको चाहो तो आप इकट्ठा करके लिख सकते हो 13 दूनी 26, 26 गुणा 7, तो 7 सिंह 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 हो गया ये। ठीक है, ये एलसीएम निकाल लिया आपने। अब उन्होंने कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम आपने निकाल लिए। अब उन्होंने कहा है एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाल के दिखा दिए। ठीक है, और उन्होंने कहा है था इसकी जांच भी कीजिए। और जांच करने के लिए क्या फंडा अपनाएंगे हम? संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो संख्या का गुणनफल चेक करो आप। संख्या क्या है आपके पास? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ जांच। क्या जांच कैसे करेंगे हम? संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। समझ में आ रहा है ना? तो देखो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं क्या क्या है हमारे पास? 26 गुणा 91 बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना आया था? 13 गुणा एलसीएम कितना आया था? 182, है ना? तो आप देखो 91 और 26 की गुणा करता हूं मैं। क्या 91 और 26 की गुणा करता हूँ और 13 और इसकी 182 गुणा करता हूँ। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। अब 26 का बाड़ा कर पड़ेंगे। 26 से कम 26 के 6 और 26 नम्मा कितना होगा भाई? 236 होगा। 26 नंबर 236, 236 और 2 234 होगा। 26 नंबर 234 और 2 जो हासिल आया था 26 में 26 और 2 हासिल किया था। 26 नंबर 234 और 2 कितना हो गया? 236। 236 आपने देखा कि ये आपका संख्याओं का गुणनफल जो किसके गुणनफल के बराबर आया? एचसीएफ गुणा एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ गया। इसीलिए क्या हो गया आपका? ये वेरीफाइड है। क्या है? वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब जांच हो गई है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट है 510 और 92 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले तो हम 510 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटोगे इसको आप, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। अब क्या ये 2 से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पिछला वाला जो अंक है वो क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या है नहीं है? पीछे वाला अंक 5 है, क्या 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी, 6 से भी नहीं कटेगा। किसी भी सम संख्या से अब ये संख्या नहीं कटने वाली। समझ में आ रहा है ना? तो सम संख्याओं को तो भूल जाओ कि सम संख्या से ये कट जाएगा नंबर। तो हम इसको किससे काटेंगे? पहले 3 से काट के देखते हैं। 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पंजे 15 कट गया। समझ में आ रहा है ना? अब फिर से 3 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा ना। 3 3 6 बचे 2, वो हो गया 25, है ना? तो हम 5 से काटते हैं इसको। 5 एकम 5, 5 सत्ते 17 एकम 17। अब 92 के गुणनखंड कर लो। 92 के फिर से 2 से काट, 2 चौका 8, 2 छीं 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 एकम 23। अब आपने देखा कि 510 के गुणनखंड लिख दो यहाँ पर। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, यही तो आए क्या भाइयों? अब आपके पास आया था 92 के गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 23, सही है? 23 ये आए थे। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ को बताया मेरे को क्या होगा इसमें? तो बताया मेरे को एचसीएफ क्या होगा इसमें? अरे एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है 2 इसमें भी है इसमें भी है। अब 2 एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब
है ना, तो 2 हमारा एक ही बार आएगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें, इसमें नहीं है। तो हमारा 2 जो है वो एक नंबर 2 एक बार है, एक ऐसा जोड़ा है जो क्या है दोनों में, इसलिए HCF 2 हो जाएगा। अब एलसीएम हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक तो जोड़े वाला 2, यही वाला 2, अब बाकी जो बचते हैं ना वो बाकी के सारे, बचा क्या, 2 बचा 2 लिख दो, 3 बचा 3 लिख दो, 5 बचा 5 लिख दो, 17 बचा 17 लिख दो, 23 बचा 23 लिख दो। तो इनकी सबकी गुणा कर लोगे आप, इसकी सबकी गुणा करोगे, और जांच करने के लिए मैं बता दूं आपको, जांच करने का वही वाला तरीका अपनाओगे। जांच करने के लिए मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ। जांच कैसे करते हैं हम, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणन बराबर क्या होगा, HCF गुणा LCM। तो बताओ मेरे को, दो संख्याएं क्या थी हमारे पास, ये वाली 510 गुणा 92 बराबर 23,460 गुणा, और ये क्या था, HCF कितना आया था 2 और LCM कितना आया 23,460। 23,460। अब देखो ये कितना आ रहा है, इनका गुणनफल चेक करो कितना आ रहा है भाई, देखो 92 जीरो का जीरो, 92 कम 92 के 2 हासिल 9, और 92 पंजे कितना होगा भाई 460, 460 और 9 कितना हो गए 469, और ये भी इतना ही आएगा, 2 जीरो का जीरो, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 4 8 9, 2 3 अच्छा, 2 3 4, तो हो गया चेक हमारा, वेरीफाइड हो गया, समझ में आया ना। 46 ऊपर ले 23,460 गुणा, कौन सा LCM, LCM ये तो लिखा है, अच्छा यहाँ पे 23,460, तो ये LCM आया था आपका, LCM मैंने एक बार यहाँ लिख दिया। चलो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर देखो हमारा ये है, इसके हम फैक्टर करते हैं, 336 के फैक्टर होंगे आपके, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 6 12, क्योंकि एक रह गया था यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो 2 6 12, फिर एक यहाँ पे बचा, फिर हो जाएगा यहाँ पे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। समझ में आया कैसे काट रहा हूँ मैं, क्यों भाई लड़कियों। अब देखो अभी 54 में काटता हूँ मैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फैक्टर लिख लो, 336 के फैक्टर क्या हुए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो इसके आए थे 54 के आपके फैक्टर क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना, यही तो आया। तो एक तो जोड़ा ये बन गया यहाँ पर, और एक जोड़ा यहाँ बन रहा है ये हमारा, है ना। तो HCF निकलने के लिए हमारा HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो 2 हो जाएगा यहाँ से जोड़ा का, और एक 3 हो जाएगा, तो HCF फाइनल हमारा हो जाएगा 6, क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 6 हो गया। अब LCM निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, एक तो जोड़े का 2, फिर इसका जोड़े का 3, बाकी सब बचे एक एक बार, 2 कितनी बार है 2 3 बार बचेगा, 3 3 2 बार बचेगा, और एक 7 बार बचेगा, गुणा 7, और इसकी गुणनफल करो, गुणा करोगे तो जो भी आएगा आपका वो यहाँ लिख दोगे, ठीक है। और इसकी जांच तुम खुद करोगे, इसको मैं लिख देता हूँ डू योरसेल्फ, जांच, जांच तुम्हें खुद करनी है भाई, क्या DYS का मतलब है डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ मतलब तुम्हें स्वयं करना है, क्या करना है, इसकी जांच खुद करनी है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं में गुणा करोगे, फिर उसका HCF यहाँ लिखा हुआ है ना, HCF गुणा LCM, LCM की जो गुणा करोगे वो यहाँ आएगी, तो HCF गुणा LCM जो आएगा वो, इसकी जांच तुम्हें खुद करनी है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और हमारे पास इस टाइप के 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला है 12, 15 एंड 21, इनका इन 3 नंबर दिए हुए हैं, इन 3 नंबरों का हमें HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका HCF फाइंड करने, LCM और HCF फाइंड करने के लिए गुणनखंड विधि से करना है, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12 के गुणनखंड करते हैं हम, 12 के क्या होंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 का 3। ऐसे हम यहाँ पे 15 के गुणनखंड करते हैं भाई, 15 गुणन कीजिए आप, क्या होंगे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, और 21 के करते हैं हम यहाँ पर, इसकी 21 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7।
सबके फैक्टर कर लेते हैं हम। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 गुणा 3। यहाँ पर आपके 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 5। और यहाँ पर आपके 21 के फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, 3 गुणा 7। तो आप बताओ मेरे को, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है जो तीनों, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों में हो, तीनों फैक्टरों में हो। समझ में आ रहा है ना, 12 के फैक्टर में भी हो और 15 के फैक्टर में हो और 21 के फैक्टर में हो। वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों का एक गुणनखंड हो। क्या हो, तीनों गुणनखंड हो। तीनों में कौन सा है एक ऐसा नंबर, 3। 3 क्या है, तीनों का एक गुणनखंड है। तो 3 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि भैया अब एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसी मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले तो जो तीनों में कॉमन होता है वो लिखते हैं। तीनों में कॉमन क्या है, 3 ही तो कॉमन है तीनों में, ठीक है, वो लिख लेते हैं। बाकी जो बचा हुआ होता है, बचा जो नंबर कौन से बचे हुए, 2 2 2 गुणा 2 है ना, ये बचा, फिर ये वाला बचा, फिर क्या 5 बचा, फिर गुणा 7 बचा। अब देखो इसके हम क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 दूनी 10, 10 यहाँ तक हो गया, 10 दूनी 20, 20 हो गया तीनों गुणा पर, 20 दिया 60 और 60 गुणा 7 में करो तो 7 6 42, 420 आ गई आपका एलसीएम। समझ में आ गया आपका एचसीएम और एलसीएम हो गया कितना, इस वाले पार्ट का। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम 17 के फैक्टर करेंगे। 17 के फैक्टर करोगे आप, 17 एकम 23 के फैक्टर करोगे आप, तो 23 एकम, क्योंकि इससे नीचे कोई पहाड़ ऐसा नहीं जो इसे काट दे, है क्या कोई। अब देखो, अब 29 के फैक्टर करोगे आप, 29 के क्या हो जाएंगे, 29 एकम। तो देखो आपने देखा क्या हुआ, इनके फैक्टर लिखोगे। 17 के फैक्टर क्या है भाई, 17 गुणा 1। 23 के फैक्टर क्या है, 23 गुणा 1। और इसके क्या है फैक्टर 29 के, 29 गुणा 1। तो आप बताओ इनमें से एक ऐसा नंबर कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, वही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। बताओ कोई है इसमें, अरे 1 तीनों में दिख रहा है। 1 तो किसी भी किन्हीं भी दो नंबरों का क्या होता है, कोई भी नंबर क्या हो कभी नहीं कट रहे हो, फिर भी अगर उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 1 तो हर एक किसी नंबर का फैक्टर होता ही है। समझ में आ रहा ना, इसीलिए हमने 1 करके लिख दिया, एचसीएफ आपका 1 हो गया। इसका एलसीएम लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे भाई, एक तो एचसीएफ जो आया आपका वो, बाकी सारे बचे हुए नंबर आप एक बार नोट कर दो, गुणा में 17 23 और 29, इनकी भी जो मल्टीप्लिकेशन करोगे वही आपका एचसीएफ हो, इसकी गुणा करके लिख देना आप, ठीक है। ये आपको खुद करने के लिए ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूं, गुणा करके आपको लिखिए, वही क्या होगा इसका एलसीएम होगा। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के में हमारे पास 8 9 25 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर करेंगे हम, तभी हमारा क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड होगा। तो 2 दूनी 4, ओ सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ऐसे हम 9 के फैक्टर करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 25 के फैक्टर करोगे आप, 25 के मतलब 55 25 और 5 एकम 5, सबके फैक्टर लिख लो। 8 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 और 9 के फैक्टर क्या है आपके 3 गुणा 3 और 25 के फैक्टर क्या है आपके 5 गुणा 5। और सबका गुणनखंड एक तो होगा ना, सबका गुणनखंड तो एक तो होगा ना, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब मुझे बताओ इनमें कोई एक ऐसा नंबर है जो तीनों में हो, क्या है, एक ही तो है, तो एक ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या होगा, समझ में आया ना, मासा एक हो जाएगा। और एलसीएम कैसे लिखेंगे, एक तो आपका है जो एचसीएफ आया था वो, बाकी सारे नंबर जो बचे हुए हो, 2 बचा हुआ है 3 बार और 3 बचा हुआ है 2 बार और 5 बचा हुआ है 1 बार 2 बार, ठीक है भाई। तो इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आप, तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो कैलकुलेशन होगी ना, वो देखो आप कैसे होगी। 55 25 सही है, 55 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 दूनी 200, ठीक है, 200 ये हो गया और 3 तिया 9 ये है और 2 ने 18, कितना हो गया 1800 आ गया, ये कैलकुलेशन हो गया। एलसीएम क्या आएगा आपका 1800 आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है इन दोनों नंबरों का कितना ज्ञात करना हमारे लिए। समझ में आ रहा है ना, मेरा मतलब है कि आपके पास एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों नंबरों का 9 और हम इन दोनों नंबरों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, समझा दूं क्या कंडीशन है यहाँ पर।
तो यहाँ पर एक तो नंबर दिया, एक नंबर में ऐसे लिख देता हूँ, एक संख्या दी हुई है आपके पास, एक संख्या दी हुई है 306 और दूसरी संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है आपके पास 657 और इन दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और क्या निकालना है आपको? एलसीएम आपको इसका फाइंड करना है। एलसीएम क्या मतलब? एलसीएम फाइंड करना है मतलब क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर जो होता है वो क्या होता है आपका? एक नंबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या? एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। कहने का मतलब है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है आपका? एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या था आपके पास? 9 बराबर एक संख्या क्या थी? 306 और दूसरी संख्या क्या थी? 657। मतलब क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है? संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल। समझ में आया ना? 306 गुणा 657, ये 9 जो है वो कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में, तो 9 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका? एलसीएम। इस तरीके से तो इसको भाग करोगे आप, इसको भाग करो 306 को 9 से भाग करके देखो आप, तो देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, यहाँ कितना बच रहा है? 3 बच रहा है ना। 3 6 के आगे लगाओ तो ये 36 हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 9 चौक 36। देखो 9 तिया 27 हो गया और 9 चौक 36 हो गया, और 34 की गुणा आप इसमें करोगे 657 में, तो जो भी आएगा वही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। अच्छा 22,338, 22,338, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमसे एलसीएम ही फाइंड कराया था उसने, एलसीएम ही ज्ञात करवा रहा था, एलसीएम आपने निकाल दिया। एलसीएम क्या है हमारा? 22,338। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे लिए, जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो कहने का मतलब ये है इनका, मैं इसको करता हूँ, सॉल्व करेंगे हम, तभी इसको मैं प्रूफ जांच करना है, मतलब वेरीफाई करना है, मतलब जब जांच करने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उस कुछ ना कुछ करने के लिए हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, पता लगेगा मैं ये क्या कंडीशन है यहाँ पर। तो देखो इन्होंने कहा है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। किसी n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 6 की पावर n, यहाँ पे मैं बताता हूँ, वेयर n इक्वल क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर। अननेचुरल नंबर कौन सा? नेचुरल नंबर का मतलब समझते हो? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मैंने बताई थी कौन कौन सी होती थी आपकी? +1, +2, +3, +4, डॉट 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 प्लस इनफिनिट। तो मैंने ये बताया था, ये आपकी नेचुरल नंबर होती थी, और ये क्या देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी तो कह देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये भी तो कहा करते थे, मैंने बताया था ना। और काउंटिंग नंबर भी हमने कहा था इनको। तो इस तरह की कोई भी एक संख्या उठा ले इनमें से एक, अगर मैं एक उठाता हूँ, क्या n की जगह पर आपने 1 रखा, तो 6 की घात 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? 6 की घात 1 का मतलब है 2 गुणा 3, है ना। अगर मैं 6 की घात 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा 6, मतलब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, इस तरह के फैक्टर आ रहे हैं। कहने का मतलब है, अब 3 करोगे यहाँ पर, अब 6 का 3 कर दो, एक नंबर उठा लिए, 3 नंबर रख दिया इनकी जगह पर। क्या रख दिया? यहाँ पर आपने रखा n बराबर 1, यहाँ पर रखा n बराबर 2, यहाँ पर n बराबर 3 रखा, तो आपने देखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 आया। कहने का मतलब है कि ऐसा कभी हो रहा है कि n के किसी मान पर पीछे 0 आ जाए। ये संख्या क्या बनी आपकी? 6 का 3 करने पर ये 216 बनी, और ये कितनी बन गई? 36 बन गई, और ये कितनी बनी? 6 बनी। कभी ऐसा हुआ कि पीछे वाला जो अंक है, ये वाला अंक है, इस पर क्या हो जाए आपका? 0 अंक आ जाए। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये मैटर करता है कि 6 की पावर n जो है, ये कब हो सकता था? 2 की पावर 2 into 3 की पावर क्या है? n है।
तो इस n से कोई मैटर नहीं करता कि आपका यहाँ पर जीरो आ जाएगा, इस n से कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ जीरो आ जाएगा। मैं आपको बता दूं 6 की जो 6 है ना उसके एक फैक्टर आपका क्या होना चाहिए 2 into 5 होना चाहिए। कहने का मतलब है 2 गुणा 5 ये होता क्या होता एक गुणनखंड आपका 2 गुणा 5 होता मतलब 10, तभी तो आ सकता है 2 पंजे 10। कहने का मतलब 2 तो था वहां पर, क्या था 2 तो है वहां पर, बट क्या नहीं है आपका 5 नहीं है। समझ में आ रहा है ना ये क्या कंडीशन है यहाँ पर। देखो किसी भी संख्या में क्या जीरो आने के लिए क्या होना समाप्त जीरो पर जो अंक है लास्ट डिजिट क्या जीरो आने के लिए उसमें क्या होना चाहिए एक फैक्टर एक गुणनखंड कैसा होना चाहिए 2 गुणा 5 जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 गुणा 5 का होना चाहिए, इसीलिए ये संख्या जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती है ना। किसी लिख देता हूं मैं किसी संख्या को किसी संख्या में जीरो होने के लिए एक गुणनखंड हेलो 2 गुणा 5 होना चाहिए, अतः यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः थोड़ी देर बाद करना यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हो गई आपकी जांच, सही है भाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि ये जो हमारे पास फैक्टर दिए हुए हैं और ये जो फैक्टर दिया है क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है भाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्याएं क्यों है ये हमें रीजन देना है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि कंडीशन थोड़ी सी समझा देता हूँ। सम संख्या कौन सी होती है आपकी, सम संख्या कौन सी होती है जो 2 से कट जाती है, क्या जैसे कि 4 है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है डॉट 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 ऐसी क्या होती है सम संख्या है। सम क्या होते हैं ये सारी क्या है सम संख्या है। कौन कौन सी होती है जो आपकी 2 से कट जाती है, ये तो हो गया आपकी सम संख्या की बात। मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई विषम संख्या कौन सी होती है। तो विषम संख्या कैसी होती है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 डॉट 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 इस टाइप की संख्या को हम क्या कहते हैं भाई विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटती। ठीक है सम विषम सीख गए है ना। अब देखो अब आती है आपके पास भाज्य संख्या, कौन सी आती है भाज्य संख्या। तो मैं भाज्य और अभाज्य बता देता हूँ। भाज्य क्या होती है जिनमें दो फैक्टरों के दो गुणनखंडों के अलावा भी तीसरा कोई फैक्टर होता है। जैसे कि आपके पास क्या है 4 है, क्या है 4 है 6 है और आपके पास है भाई 9 है 8 है और 10 है डॉट 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 इस टाइप की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। पहले मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। क्या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या किस तरह की होती है भाई। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में बताता हूँ मैं। अभाज्य संख्या कैसी होती है भाई, अभाज्य संख्या होती है वो संख्या है जो या तो खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है, मतलब 1 से कटती है। जैसे कि जैसे 2 है, आप 2 है 2 का गुणनखंड करें तो 2 गुणा 1 होगा, समझ में आ रहा ना। या तो ये 2 से कटेगी या 1 से कटेगी, 2 एकम 2 या 1 दूनी 2, समझ में आ रहा ना। एक तो इस टाइप की संख्या आपकी होती है अभाज्य होती है। और एक है जैसे कि ये हो गया और 3 गुणा 1 हो गया मतलब 3 हो गया, क्या 3 इक्वल 3 into 1। इसके फैक्टर क्या होंगे या तो 3 जो है 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। इसके अलावा आपके पास 4 की अभाज्य संख्या होगी 4, देखो 4 मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 की फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 तो नहीं 4 हो गया। अब मैंने बताया था ये 2 से कट रही है फिर 2 से कट रही है। इसके दो फैक्टरों के अलावा एक तीसरा फैक्टर हो गया, एक बार और हो गया ना, तो इसलिए क्या है ये अभाज्य नहीं है। क्योंकि एक फैक्टर तो 1 तो हर एक किसी का एक गुणनखंड होगा, एक तो एक से तो हर एक संख्या कट जाती है ना, समझ में आ रहा है ना। एक से कट रही है और 2 से कट रही है, एक बार और कट रही है 2 से, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ रहा। इसके बाद कौन सी होती है अभाज्य संख्या 5 होती है। 5 के बाद 5 क्या होती है 5 गुणा 1 5
5 या 5 से कटेगी या फिर 1 से ही कटेगी। तो इस टाइप की संख्या को हम, जैसे कि 7 है, 7 गुणा 1, या तो ये 7 से कटेगी या 1 से कटेगी। और एक आपका 9, 9 क्या हो जाएगी आवाज संख्या, 3 गुणा 3 गुणा 1 तो होगा ही फैक्टर, एक तो गुणनखंड होगा ही। तो ये 1 से तो कट रही है, 3 से कट रही है, और 9 से भी तो कटेगी है भाई। क्या देखो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 9। तो इसके केवल दो ये वाले फैक्टर होते, क्या केवल ये दो फैक्टर होते, तब क्या हो जाती है आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। इसके अलावा इन दो फैक्टर देखो, एक तो खुद वाला, खुद से तो हर एक संख्या कट जाएगी, मतलब खुद 9 से तो कट रही है और 1 से भी कट रही है। इसके अलावा ये 3 से भी तो कट रही है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी हो गई, भाज्य संख्या। जैसे कि मैं बता दूं, मैंने 4 के बारे में बताया था, जैसे 4 है, 4 1 से कटेगी भाई, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो ये क्या है आपकी अभाज्य हो गई, क्योंकि इन दोनों के अलावा एक फैक्टर इसमें और आगे जो कि 2 से भी कट रही है। क्या भाई 2 से भी तो कट रही है। अगर ये खुद से कटती और एक 4 से कटती, क्या, या 4 जो खुद 4 से कटती या फिर 1 से कटती, तो ये क्या होती, अभाज्य संख्या होती। इसके अलावा एक नंबर और जो है वो हमारा 2 है, वो जिससे भी कट गई, इसीलिए क्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। वो संख्याएं जो केवल खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और जो संख्या खुद के अलावा किसी और नंबर से भी कट जाती है, खुद और 1 के अलावा भी किसी और नंबर से कट जाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा लिख देता हूं मैं। वे संख्याएं जो खुद से कटती हैं, खुद से या फिर 1 से पन से विभाजित होती है क्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती। तो देखो भाई ये हो गई बात अभाज्य संख्याओं के बारे में, ये वाली ठीक है। अब आती है भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या क्या क्या होती है भाई, जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, उसके अलावा भी किसी तीसरे नंबर से कट जाए, वो क्या कहलाती है। जैसे कि आपके पास 4 हो गया, अब आती है बात अब भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या क्या क्या हो गई भाई, मैं बता देता हूँ। पहली भाज्य संख्या क्या होगी आपके पास, भाज्य संख्या हो गई आपके पास, जैसे कि आपके पास 4 है, 4 की क्या है फैक्टर, एक तो 1 से तो कटेगी, 4 से भी भैया कटेगी, ये तो कंडीशन है ही है। 104 से तो कोई भी संख्या खुद से और 1 से तो कटेगी, बट इसके अलावा भी एक नंबर 2 से भी कट जाती है, क्या है ना, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ये क्या है, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 9 है, 9 एक विषम संख्या तो है, लेकिन क्या है, ये भाज्य संख्या है। विषम है लेकिन भाज्य है। देखो 1 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, ये तो कंडीशन है ही हमारे पास। इसके अलावा भी एक नंबर और आगे बीच में इसकी, इससे भी कट जाएगी, है नहीं भाई। अब आगे आपका 10, 10 क्या है, 1 से तो कटेगी और 10 से भी कटेगी, इसके अलावा भी ये 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो इसके लिए तो 2 भी और आएंगी एक्स्ट्रा काटने वाली, समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्या है, सारी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्याओं को मैं लेफ्ट से नहीं लिखा रहा हूँ, भाज्य संख्या में लिख देना। नमस्ते भाई, भाज्य संख्या में क्या है आप सिंपली समझ गए होंगे, कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं। इसकी थोड़ा समझ लो अभाज्य संख्या क्या होती है, खुद से कटे या फिर वो केवल 1 से कटे, वही संख्या क्या होती है आपकी अभाज्य होती है। बाकी अलावा तो सारी अभाज्य होंगी, है ना। अभाज्य को छोड़कर सारी क्या होंगी, भाज्य होंगी। समझ में आ रहा है ना, कि वो खुद, अरे भाज्य क्या है, इसमें 2 है 3 है, अभाज्य क्या है, 2 है 3 है 4 है 5 है, 4 छूट गया तो 4 क्या है, भाज्य हो गया, है ना। इसका उल्टा हो जाता है भाज्य। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है इसी भाज्य क्योंकि ये हमारा संख्या भाज्य और अभाज्य पर यही वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको करता हूँ। देखो भाई कैसे होगा ये, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, दो संख्या नहीं है, पहले हमने संख्या नोट किया, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होता है, 13 में यहाँ से कॉमन लेता हूँ, क्या देखो 2 टर्म दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं यहाँ पे इस सवाल में, 2 पद दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होता है, 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ 1 बच रहा है, प्लस यहाँ भी 1 बच रहा है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये 13 हो गया, 7 11 सत्ते 77, 77 एकम 77 और 1 कितना हो गया, 78 हो गया। क्या हो गया, 78 हो गया। तो ये 78 हो गया, तो 13 गुणा, और ये क्या होता है 78 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 6 78 क्या होते हैं, 13 गुणा 6, और 13 गुणा इस 6 को और भी लिख सकते हो, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 गुणा 1, तो हर एक किसी नंबर का फैक्टर होगा। समझ में आ रहा ना।
अगर हम इस संख्या को एक कंप्लीट संख्या मान लेते, क्या एक कंप्लीट संख्या होती है, क्या होती, कोई एक संख्या होती है ऐसी, जैसे कि आप मान लो इस संख्या को, कुछ भी मान लो आप इस संख्या को, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ इसकी गुणा करके आप जो 13 13 में 169, 169 की 6 से गुणा कर दो, क्या 6 ने 54 के 4, अरे 169 की गुणा 6 से कर दो आप, 13 13 169 की गुणा 6 से, 6 ने 54 के 4 हासिल 5, 6 की 40 का 1 हासिल 4, 6 का 10, 1000 आपका आ रहा है 1014, तो 1014 है। अब उन्होंने कहा है कि ये संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो क्या कंडीशन है इसमें, भाज्य है, चेक करो। भाज्य होने के लिए मैंने क्या बताया था, या तो वो संख्या खुद से कट रही हो और एक से कट रही हो, तो 1014 के फैक्टर देखो, एक तो एक से तो कटेगी ये, और इसके अलावा किससे कट रही है भैया, 1014 से भी तो कटेगी, अरे 1014 से तो कटेगी, खुद से भी कटेगी और एक से भी कटेगी, इसके अलावा ये 13 से कट दो से कट रही है, 3 से कट रही है, किससे, और एक 13 से भी कट रही है, समझ में आ रहा है ना, 13 से 2 बार कट रही है, मैंने ये मतलब फैक्टर लिखे हैं, ये क्या, ये गुणांकन नहीं है, ये फैक्टर है, समझ में आ रहा ना, जिनसे ये कटती है संख्या। तो मैंने क्या बताया था, अभाज्य होने के लिए केवल इन दोनों से कटनी चाहिए होती थी, इसके अलावा इन दोनों से भी कट रही है, तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो 1014 एक भाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या, इसका ये सब बताने का मतलब यही था कि ये भाज्य है तो क्यों है, पता लगा क्यों है, अगर ये अभाज्य संख्या होती तो केवल इससे और इससे घटती, इसके अलावा किससे कट गई, इन 3 नंबरों से और कट गई, तो क्या हो गई, भाज्य हो गई, नहीं हो गई। तो हम बढ़ते अपने इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये वाला, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और कर देता हूँ सम विषम भाज्य अभाज्य लिखना हो तो बता देना मेरे को, वीडियो में से लिखे ना पॉज करके, ठीक है भाई, बहुत देर लिखा रहा है। तो देखो भाई, आपके पास है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। तो देखो आपने क्या करा, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, 5 लेने के बाद अंदर क्या बचा, 7 गुणा 6, क्या बच रहा है भाई, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि 1 आपने बाहर डाल दिया ब्रैकेट से, समझ में आया ना, यहाँ से 5 हमने बाहर निकाल लिया और 5 ही बाहर निकाल लिया, तो 5 हमने यहाँ से निकाला, तो यहाँ पे 1 छोड़ दिया, 1 की गुणा सारे फैक्टरों में करो तो 1 ही आ रहा है, ठीक है भाई, इसलिए मैंने लिखा नहीं उसको। तो इनकी गुणा कर लो भाई, क्या आ रहा है इनका गुणनखंड, करो इसकी गुणा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 छक्का 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 144 सत्ते 7 चौक 28 के 8, क्या भाई, देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 छक्का 144, अरे 144 हुआ, 144 गुणा 7 करोगे ना आप, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008 आ रहा है, और प्लस 1 ये बचा था, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 1000, यहाँ गुणा करके लिख देता हूँ, 1000 कितना हो गया, 1009 हो गया ये आपका, सही है, 1009 की जब गुणा करोगे आप कितना आएगा, 1009 की गुणा 5 ने 45, 5 ने ये 5 हासिल 4, 5 0 0, ये 4 अच्छा खासा है 0 5 का ये आ गया, तो संख्या आपके पास 5 0 4 5 आई, तो इसका फैक्टर 1 क्या था, देखो 1 तो 1 होगा इसका, और 1 क्या होगा, ये खुद होगा 5045, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होंगे, क्या होंगे, एक तो 5 हो गया, और एक क्या हो गया 1009 हो गया, देखो 1009 से ये 5 बार कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, 5 की और इसकी गुणा करी थी हमने, तभी तो आया था ये, है ना, समझ में आया नहीं आया, 1009 से ये 5 बार कट जाएगी, 5 से 1009 बार कट जाएगी, इससे तो 1 बार कटेगी, इससे 5045 बार कट जाएगी, तो अगर ये हमारी अभाज्य होती तो केवल इससे और इससे कटती, समझ में आ रहा है ना, और ये क्या है, इन दोनों से भी कट रही है, इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, अतः 5045 एक भाज्य संख्या है। इसके पीछे की बात बता सकता हूँ, बता दिए मैंने कि भाज्य संख्या क्यों होती है, वो डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें दिखाई दी मैंने, अभाज्य क्यों है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर, बिफोर दैट पॉज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि आपके पास क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर सोनिया है, यहाँ पर क्या है, सोनिया, यहाँ पर यही रवि है, ठीक है। सोनिया क्या करती है कि 18 सेकंड में एक चक्कर ऐसे घूम के आके वापस आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये 18 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा देती है, तब ये कितने सेकंड में लगा पाता है, 12 सेकंड में एक चक्कर 18 सेकंड में लगाती है, 18 मिनट में लगाती है, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि इसी चक्कर को 12 मिनट में लगा देता है, इसको लगे 18 मिनट और इसको लगे 12 मिनट एक चक्कर को। कहने का मतलब है लड़की क्या है, लड़की को टाइम ज्यादा लग रहा है, लड़की को ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो कहने का मतलब है कि लड़की को एक चक्कर लगाएगी जब तक, है ना, तब तक लड़का क्या करेगा, एक चक्कर उसका तो भाई 12 मिनट में लगा रही है। देखो एक चक्कर लड़का लगा रहा है 12 मिनट में, और लड़की कितने मिनट में लगा रही है, 18 मिनट में। तो लड़का तो आ जाएगा भैया 12 मिनट में यहाँ पर। अब 12 में से 6 जाएंगे तो 18 मिनट, 6 मिनट पहले लड़की कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी ना। लड़का जब रवि यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 मिनट में लड़का कहाँ पे आ जाएगा, अरे भैया यहाँ पे होगी ना लड़की, कहीं पीछे होगी। समझ में आ रहा है ना, 3 सेक्शन बना देता हूँ मैं इसके, समझ में आ रहा है। तो देखो जब लड़का 12 मिनट में यहाँ पर आ गया, तो 12 मिनट में यहाँ पर क्या होगी, 12 मिनट में यहाँ पर आ पाएगी लड़की। समझ में आ रहा है ना। अब एक चक्कर और लगाएगा वो, क्या, एक चक्कर और लगाएगा रवि, इस तरीके से एक चक्कर और रवि और एक और लगा लेगा, और तो लड़की ये 12, तो कितने हो गए रवि के, कितना हो गया चक्कर, फिर से 12 मिनट फिर हो गए लड़के इसके, तो फिर ये 12 मिनट में यहाँ पर आ पाएगी लड़की। अब समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 12 मिनट में यहाँ पाएगी, फिर से 12 मिनट में जब यहाँ पे आ पाएगी तो रवि का दूसरा भी चक्कर हो जाएगा, फिर से आएगा ये घूम के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं हम। क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम लेंगे कि 18 और 12 का, हमें पता लग जाएगा कि दोनों उस कंडीशन में कब मिलेंगे। कहने का मतलब है जब तक रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा तब लड़की कितने चक्कर लगा पाएगी, 2 चक्कर लगा पाएगी। समझ में आ रहा है ना। मैं बता देता हूँ क्या कंडीशन होगी। 2 में 18 और 2 से 12, फिर 9 ऐसा ही 2 3 6, 3 से 11 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ही फाइंड करना है आपको। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 18 दूनी 36। कहने का मतलब है 36 मिनट बाद, स्टार्ट करने के 36 मिनट बाद दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को मिल जाएंगे। एक दूसरे को मिलने की कंडीशन क्या होगी, तब तक लड़का 3 चक्कर लगा चुका होगा, लड़की के केवल 2 ही चक्कर हुए होंगे। समझ में आया क्या कंडीशन है यहाँ पर। क्योंकि लड़की पीछे चल रही है, लड़की को ज्यादा टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में, तो लड़की पीछे चल रही है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये सवाल का आंसर है आपका कि 36 मिनट बाद वो क्या होंगे, एक दूसरे को मिलेंगे दोबारा, क्योंकि लड़की पीछे चल रही होगी, लड़की एक चक्कर कम होगा मिलने के लिए, है ना। तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 1.3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।